Guys, so welcome to JE Classes by Sarkars. I'm Arun Sarkar and I'm going to teach you JE Mathematics. So let's proceed. So as I mentioned in the previous video, we have six main divisions in the JE syllabus, which are namely algebra, calculus, trigonometry, coordinate geometry, vector and 3D geometry, statistics, probability, and mathematical reasoning. So we had started off with algebra, and the chapter we did yesterday, in the previous video was set theory. So we are going to continue with the chapter sets, relations, and functions, and we are going to do relations and functions. So let's begin. Okay. So the first topic which we are going to study under relations and functions is the Cartesian product. So what is a Cartesian product? अब इसे हम देख लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन मैंने देख कर रखा है. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेर ए इज इन ए एंड स्मॉल बी इज इन कैपिटल बी. इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, फिर मैं बता दे रहा हूँ. सेकेंड ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में a comma b such that a belongs to a and b belongs to b. Second bracket close and hence that's the set builder notation. सब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो अगर हम इस डेफिनेशन को थॉरली समझने लगे तो देखिए क्या बोला गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब इसे आप ठीक से नोट कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अर्थात ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक सेट पे अप्लाई नहीं हो सकता. इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन टू सेट्स. अब हम इसे एक सेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू अप्लाई इट सिंगुलरली ऑन ईच सेट. लाइक वो आप समझ जाएंगे लेटर, मैं आपको बाद में समझा दूंगा. तो चलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. टू सेट्स ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट पे ही काम करता है. ठीक है, डिनोटेड एज ए क्रॉस बी. ए क्रॉस से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं. ओके भाई, ओके समझे आप लोग. तो चलिए आगे जाते हैं. इज the set of all ordered pairs a comma b. अब ये ordered pair क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में a comma b. अब देखिए सपोज एक सेट है a जिसका कोई एलिमेंट है सपोज 1 और कोई सेट है b जिसका कोई एलिमेंट है सपोज 3. ठीक है, सो जो पेयर बनेगा इससे वो है 1 comma 3. ठीक है, अब अगर a इस अर्थात अगर हम चलिए इसे एक साइड में लिख लेते हैं कि एक सेट ए और बी, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है ब्रैकेट में 1 comma 3. ओके, इसे लिख दीजिए. अब सपोज ए में भी एक एलिमेंट है 3 और बी में भी एक एलिमेंट है 1. सो अब क्या पेयर बनेगा 3 comma 1. अब आप जो पहले वाला पेयर था 1 comma 3 और जो ये वाला पेयर नया वाला पेयर है 3 comma 1, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो देखेंगे इन दोनों के जो एलिमेंट्स है इस पेयर के अंदर वो सेम है. दे आर द सेम एलिमेंट्स, दे आर इक्वल एंड दे आर द सेम एलिमेंट्स, बट देयर ऑर्डर हैज बीन इंटरचेंज्ड. क्या यहाँ पर व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका मतलब है यहाँ पर जो 1 comma 3 था, मतलब पहले 1 है उसके बाद 3 है, और यहाँ पर 3 comma 1 है अर्थात पहले 3 है उसके बाद 1 है. तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कैसे इंटरचेंज कर दिया गया है. अब इन दोनों को हम पेयर बुलाते हैं. अब हम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर समझने में. अब एक ऑर्डर्ड पेयर, अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिसमें अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दें देन दे आर नोन एज, देन दे फॉर्म अ डिस्टिंक्ट पेयर. मतलब एक और पेयर फॉर्म होता है. सपोज एक पेयर है 1 comma 3, जो यही वाला एग्जांपल है. चलो इसे बाद में देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज एक पेयर है 2 comma 1. ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है 2 comma 1, सो अगर हम इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं 1 comma 2 बनाए ना, देन इट विल बी अ डिफरेंट पेयर. इट विल नॉट बी सेम एज 2 comma 1. ओके, 2 comma 1 और 1 comma 2 दे आर डिफरेंट. दे आर आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट एलिमेंट्स. they are identified as different pairs even though they have the same elements. अब ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा क्या होता है, ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड पेयर्स. अभी अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, इसका मतलब अगर एक पेयर के एलिमेंट्स सेम रहे देन इन वॉट एवर ऑर्डर दे आर अरेंज्ड
दे फॉर्म द सेम पेयर, अर्थात 2,1 अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर में हम लिस्ट करें तो 2,1 और 1,2 दे पॉइंट एट द सेम पेयर, ये दोनों एकदम सेम है, ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सेट बिल्ड, अब थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, वेर ए इज इन ए, स्मॉल ए इज इन कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज इन कैपिटल बी। इस ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में स्मॉल ए कैपिटल ए से है और स्मॉल बी कैपिटल बी से है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, हम जब ये ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिस्ट डाउन करेंगे ना, उन ईच ऑफ दिस ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा कैपिटल ए से आएगा, अर्थात क्रॉस जो सिंबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उससे पहले जो सेट लिखा है उससे आएगा पहला एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, और जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर है दैट विल कम फ्रॉम द सेट विच इज प्लेस्ड आफ्टर द क्रॉस सिंबल और द सिंबल ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझे आप लोग? धीरे धीरे समझे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर अच्छी तरीके से फिर से लिख दूंगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सब ये आप लोग समझ रहे हैं, कुछ एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, आप इसे जरा ठीक से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। चलिए मैं बता ही देता हूँ कुछ। सपोज एक सेट है, मैं इसे समझा रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया है, एक सेट है ए विच इज इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट में 1,2 और एक सेट है बी विच इज इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट में 3,4। ओके, अब ये ए क्रॉस बी अर्थात क्या होता है 1,2 क्रॉस 3,4। अब मैंने क्या बताया था, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले चलिए पिछले वाले में देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी। ओके, ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी जिसमें ए आता है फ्रॉम कैपिटल ए एंड बी कम्स फ्रॉम कैपिटल बी। ओके, तो इसमें हम देखते हैं पहले, ठीक है। सो ए क्रॉस बी होता है, सो 1,2 क्रॉस 3,4। अब जो पेयर्स बनेंगे उनके पहला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा ए से ही आएगा। सो ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 और 2, अर्थात हमें हमारे जो पेयर्स बनेंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट आइदर 1 होगा या 2 होगा। तो हम देखते हैं, पहले हम 1 से ही शुरू करते हैं, तो पहले हम पेयर्स बना लेते हैं जिनमें 1 एज एन एलिमेंट रहते हैं और फर्स्ट एलिमेंट रहता है, और 3 और बाकी और जो लास्ट सेकेंड एलिमेंट है वो बी से आता है। चलिए, तो अगर हम 1 को पहला एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो सकता है 3। ओके, तो एक पेयर बन गया 1,3। यू कैन नोटिस इट, 1,3 is here. Now let's form the next pair. 1 as the first element और second element क्या है, because we have used up 3, हमने क्योंकि 3 यूज कर लिया गया है हमारे द्वारा, तो अगला जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली 4 ही होगा। सो नेक्स्ट पेयर इज 1,4। ओके, तो एक और पेयर हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, अब हम लोगों ने 1 एज अ फर्स्ट एलिमेंट यूज अप कर लिया है, तो एक है और कितने एलिमेंट बाकी रहते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी रहता है, वो क्या है 2। सो अब हम वो पेयर्स बनाएंगे जिसमें 2 एज द फर्स्ट एलिमेंट रहता है। समझ गए आप लोग? तो पहले हम एक पेयर बनाते हैं जिसमें हम पहला एलिमेंट रखते हैं 2, ठीक है, रख दिया गया हमने। अब बी में हम आते हैं, सो बी के 2 एलिमेंट्स है 3 और 4, तो हम पहले 3 को यूज करते हैं, हम पहले 4 को भी यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द user, it depends on how you use it. So let's move on. So we can form 2,3, एक पेयर बन गया। अब हमने 2 इस्तेमाल कर लिया है A से और 3 इस्तेमाल कर लिया है B से, ठीक है। अब क्या है, B का एक एलिमेंट बाकी है 4, और 2 से हम अभी भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट में रख के, फर्स्ट प्लेस में रख के इन पेयर। सो फर्स्ट एलिमेंट में हम रखते हैं पहले 2 और 1,2 रख दिया। अब देखते हैं बी में कौन कौन से एलिमेंट बाकी है। बी से हमने 3 को यूज कर लिया है, 2,3 बन गया है, ठीक है। सब क्या बन सकता है, एक ही एलिमेंट बाकी है 4। सो अब क्या पेयर बनेगा 2,4। ओके, सो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसका वो सेट है, वो दैट कंटेन्स द पेयर्स 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। ओके, नाउ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना उसका एक मजे की बात आपको दिखाता हूँ। बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए में क्या होता है 3,4 क्रॉस 1,2, अर्थात अब जो पेयर्स बनेंगे
उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना वो बी से आएंगे और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो ए से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम बी में से एक एलिमेंट चूज करते हैं, 3 और 4 में से सपोज हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो हम एक पेयर में 3 बैठाते हैं, ठीक है। अब ए से चूज करते हैं, सपोज 1, सो 3,1 एक पेयर बन गया। अब हमें दूसरा पेयर बनाना है, सो क्योंकि हम पहले 3 यूज कर रहे थे बी से, तो हम पहले 3 यूज कर लेते हैं। अब 3 के साथ हमने 1 को एक बार पेयर कर दिया है, अर्थात वो रिपीट नहीं हो सकता, ओके। सो अब क्या बाकी है ए में, 2, ए में सिर्फ 2 ही बाकी है। सो हम एक और पेयर बनाते हैं 3,2, ठीक है, बन गया। अब हम एक और पेयर बनाना चाहते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से रहेगा, सो वो तो बनी फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा। सो अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 है और हमें क्या, तो हम क्या ले सकते हैं इसे 1 या 2, पर हमें 3,1 3,2 अर्थात वो दोनों पेयर जिनमें हमने वो पेयर बना लिया। वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर्स विद द एलिमेंट 3 ऑफ बी। सो हम और नहीं बना सकते 3 को फर्स्ट एलिमेंट रख के। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बी में, बी के, व्हाट इज दैट, 4। तो हम 4 से बनाते हैं, सिमिलर प्रोसेस में हम 4,1 4,2 बनाते हैं, एंड वी फाइंड आउट दैट वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, हेंस वी कांट फॉर्म एनी ऑर्डर्ड पेयर्स एनीमोर। तो अब हम दोनों ने ये देखा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है। इसमें अब व्हाट इज, there is a very quirky thing in this, we can understand that quite well, that a cross b, ये देखिए a क्रॉस बी और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस बी और दूसरा प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है b क्रॉस a। क्या अर्थात क्या होता है, इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम साइड बाय साइड लिखे तो देखेंगे जो सेट्स की पोजीशनिंग है ना वो इंटरचेंज कर दी गई है, और इसे इंटरचेंज करने से क्या हो रहा है, व्हाट कैन वी नोटिस, वी आर एबल टू नोटिस दैट द सेट टोटली चेंजेस। अर्थात ये जो क्रॉस ऑपरेशन अगर हम कह दें बिटवीन विद इन सेट्स, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिविटी का तो आपको मतलब पता ही है शायद, फिर मैं बता देता हूँ, प्लस द ऑपरेशन प्लस या फिर एडिशन, इट इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। वाई, 3 + 2 और 2 + 3 ये सेम होते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं और बी क्रॉस ए जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, they are not same, okay। अर्थात क्रॉस is not a commutative function, is not a commutative operator। now there are exceptions always occurring। so ये जो क्रॉस है अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं, इससे हम कम्यूटेटिव बना सकते हैं अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो वो क्या है, वी कैन सी इट। तो चलिए नीचे आते देखते हैं। अगर दोनों सेट्स इक्वल सेट हो, आई एम नॉट सेइंग इक्विवेलेंट, ओके, ए और बी इक्विवेलेंट थे बट दे वर नॉट इक्वल। इन सेकंड जो केस है उसमें देख रहे हैं ए और बी आर इक्वल सेट्स। अगर ए और बी इक्वल सेट्स हो, देन ओनली, देन क्रॉस कैन बी अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। वी कैन अंडरस्टैंड दैट क्वाइट वेल बाय सीइंग द एग्जांपल। ए क्रॉस बी वो क्या होता है 1,2 क्रॉस 1,2, और बी क्रॉस ए ये भी होता है 1,2 क्रॉस 1,2, एंड दैट yields the same Cartesian product and the same ordered pairs। अर्थात क्रॉस कैन बी commutative if both the sets on which it is being applied are equal, okay। अब चलिए अगले पार्ट में जिसमें हम commutative और एक और बार क्रॉस का हम commutative प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोई भी एक सेट नल सेट हो, अर्थात उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 रहे, अर्थात उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं रहे, ओनली देन अगेन अंडर दिस कंडीशन क्रॉस कैन बी कम्यूटेटिव। अंडरस्टूड, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने जो बताया आप लोगों को कम्यूटेटिव वाला ही पार्ट है, मैंने ये बता दिया। ये देख ले, ये बस एक मैंने जो बताया अभी उसका थियोरेटिकल फॉर्म है, आप लोग इसे लिख ले सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। एंड सी व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज मैचिंग, ए इज इक्वल टू बी और ए और बी इज एन एम्प्टी सेट। अंडरस्टूड, सो दे आर नॉट कम्यूटेटिव। अब हम मूव करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की एसोसिएटिविटी पे। नाउ व्हाट कैन वी सी दैट स्ट्रिक्टली व्हाट इज रिटन हियर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। अब ब्रैकेट में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है,
unless one of the involved sets is empty. समझे आप लोग? अर्थात इसका मतलब क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एसोसिएटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव क्या मतलब है, मैंने नीचे देख के रखा है। अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, सपोज पहले हम करते हैं, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी, अर्थात क्या, पहले हम ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो निकालते हैं, फिर जो रिजल्टेंट सेट होता है हम उससे सी के साथ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, अब क्या दिया है, नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, और ये राइट हैंड साइड में क्या दिया, ये राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस सी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर जो रिजल्टेंट सेट आता है उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं विद सेट ए। अब अर्थात क्या है, अगर अब दिया हुआ है दीज आर नॉट इक्वल, अर्थात अगर हम पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें फिर उसके सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, द रिजल्टेंट सेट विल बी नॉट सेम एज बी और सी का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जो रिजल्टेंट सेट होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। ये हम वी कैन अंडरस्टैंड इज द सिचुएशन फॉर एसोसिएटिविटी। सो इससे हम समझ लेते हैं दैट क्रॉस और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एसोसिएटिव। अंडरस्टूड? अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज ए इज अ सेट, इज अ सिंगलटन सेट जिसका वैल्यू, जिसमें एक ही एलिमेंट है 1। ओके, सो ए क्रॉस ए पहले हम करते हैं, ठीक है। तो ए का क्या एलिमेंट है, ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में 1, सो 1 क्रॉस 1 करते हैं तो क्या फॉर्म हो सकता है, सिर्फ एक ही तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज 1,1। ओके, अब जो रिजल्टेंट सेट है हम इसे फिर से क्रॉस करते हैं 1 के साथ, सो इससे क्या फॉर्म होता है, ब्रैकेट में 1,1, 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, अर्थात एक ऑर्डर पेयर फॉर्म होता है जिसका पहला एलिमेंट खुद ऑर्डर पेयर है विच इज 1,1 और एक सेकेंड एलिमेंट है 1। नाउ इफ वी कंपेयर इट विथ ए क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस ए, the right hand side actually, then they are not equal. Now you can see that the elements of the ordered pairs are same but the position is interchanged, hence then now if these were unordered pairs then it would have been equal, but since these are ordered pairs they are not equal. From this example we can understand that Cartesian product is not associative. समझे आप लोग? अब मैंने ये एक्सेप्शन आप लोगों को पहले ही दिया हुआ है, मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अनलेस, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कब एसोसिएटिव हो सकता है, अनलेस वन ऑफ द इन्वॉल्व केसेस इज इन्वॉल्व सेट्स इज एम्प्टी, अर्थात हम जितने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस associativity formula, if any one set is an empty set then only the Cartesian product operation can be associative. Okay, let's move on to the next part. अब हम लोग मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सारे कुछ फॉर्मूले कह सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ भी लाइक वी कैन कॉल इट फॉर्मूली और a summary I've made out of this Cartesian product. Some important points I've jotted down here. You can see them like A cross B, which you can say to be some glossary or some form. So you can just list it down in your copies. It's a bit important. सेकेंड पॉइंट आप लोग देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी वाले आप देख लीजिए, दिस यू कैन कॉल इट फॉर्मली। सो देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं रिलेशंस ऑफ फंक्शन हम कर रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस द मेन पार्ट, रिलेशंस। सो व्हाट आर रिलेशंस? अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले कर लिया, तो आप लोग सोच रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्यों कर रहे हैं, is that some related with some relation of function? So yes it is. So अगर हम relation का definition देखें, so what is a relation from a set A to B? A relation R which is जो हमने पहले लिखा है, पहले लाइन पे हम पढ़ लेते हैं ये पहले, let A and B be two non-empty sets. Okay, non-empty sets. Then a relation R from capital A to capital B is said to be a subset of the Cartesian product A cross B. समझ गए आप लोग? अर्थात relation can also be said, we can also call a relation to be special
केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ अ पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके हम एक रिलेशन बनाते हैं from set A to set E or the set B or the sets involved. Okay, now let's move on to the next part. What is it? If NA equal to NA equal to P and NB equal to P, that if the cardinality of set A is equal to P and the cardinality of set B is equal to Q, then the cardinality of the Cartesian product A cross B is equal to the product of the cardinality of the two individual sets. जो मैंने पहले स्लाइड में ही आप लोगों को दिखाया, you can view it here. अब एक और वैल्यू दिया है, and the total number of possible relations from the set A to set B is equal to 2PQ. इसका क्या मतलब है? हमने पहले वाले पॉइंट में देखा that a relation is a particular set, is a particular subset of the Cartesian product A cross B. Okay, so हम कितने सारे सबसेट्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B? जितने सारे सबसेट्स निकाल सकते हैं उतने सारे रिलेशंस होंगे फ्रॉम A to B. Hence, the total number of possible relations from set A to set B is equal to the total number of possible subsets of the Cartesian product A cross B, that is equal to 2 into P into Q. Understood? Okay. चलिए let's move on to the next point. Let's see what is it. Suppose एक रिलेशन है R और वो जो रिलेशन है उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B. So हम then why are we keeping A, B in that relation? आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हम ये ऑर्डर्ड पेयर हम क्यों रख रहे हैं इस रिलेशन में? The answer is that A is related to that. The answer is that we say that A is related to B by the relation R and we write it as A R B. Suppose हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं A क्रॉस B और उनमें से हम उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को निकालेंगे जिन पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सो इससे हम क्या समझ सकते हैं? दैट B is related to A, that the second element is related to A by the fact that the second element is a multiple of the first element. Hence, what is the relation here? Relation यहाँ पर है multiplicity पे ऊपर डिपेंड करने वाला. That A divides B or the first element divides the second element. Understood? Now we can write that as, suppose a pair है 2, 4. So that will be a part of the relation R which lists down all the ordered pairs in which the second element is a multiple of the first element, or 2 divides 4. Hence we can write 2 and 4 are related by the relation R and we can write it as 2 in capital R then 4. Understood? समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए let's move on to the next point. What does it say? The set of all first elements in a relation R is called the domain of the relation, and the set of all the second elements is called images or the range of R. तो इससे में क्या समझ में आता है? मैं अभी तक बोले जा रहा था कि in ordered pairs के first element, second element. Now in a relation, since the ordered pairs we choose, the elements of the ordered pairs are related, hence हमें उन सारे ordered pairs के जो first element वाले set होते हैं, we have to arrange that we have to give that a particular name, क्योंकि और second set को भी एक particular name देना पड़ेगा, because these are special. These are particular subset of a Cartesian product, and why is this one choose? Why are these ordered pairs chosen? Because they possess a particular relation between among each other. So चलिए देखते हैं. So हम क्या बोल रहे हैं कि जब set of all first elements of the ordered pairs in a relation R is called the domain of the relation. तो एक relation में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, अगर उनको हम एक सेट के फॉर्म में लिखे
then that set will be known as a domain of the relation R. समझ गए? Okay. और जो सेकेंड एलिमेंट्स है उन ऑर्डर पेयर्स के, अगर हम उन्हें इन अ फॉर्म ऑफ अ सेट लिखे, then the resultant set will be known as the range of R. For example, suppose एक रिलेशन है R, suppose एक सेट है R इक्वल टू ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1,2 एक ऑर्डर पेयर, -2,3 एक ऑर्डर पेयर, 0.5,3 एक ऑर्डर पेयर, ठीक है. तो R का डोमेन क्या होगा? तो हम सारे जो ऑर्डर पेयर्स है उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को देखेंगे, तो वो क्या है? 1, -2, half. So that will be the domain of R, 1, -2 and half. Okay. And what is the range of R? So we should observe all the second elements of each order pair. That is 2, 3 and 3. So 3 is repeated here. अर्थात अगर हम इसे सेट के फॉर्म में लिखें, so 2 and 3 are the only 2 and 3 are the only elements of the set. Hence the range of R is 2,3. Understood? Let's move on. So let's move to the next point, which is the types of relation. How many types of relations are present? So first we have to assume that there is a set A, okay, which is a non-empty set, and R is a relation on the set A. Understood? Then R is said to be reflexive. Reflexive relation एक type of relation है such that A belongs to R. अर्थात R में मिनिमम एक ऑर्डर पे रहेगा जिनके दो एलिमेंट्स, मतलब जिनका जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है, दे आर इक्वल. अंडरस्टूड? ओके. नाउ व्हेन इज R said to be symmetric? R is said to be symmetric if and only if A, B belongs to R, then B, A also belongs to R. अब एक ऑर्डर पेयर सपोज है, एक रिलेशन में सपोज एक ऑर्डर पेयर है 1,2, ठीक है. सो अगर एक ऑर्डर पेयर रखें 2,1, then the relation R is said to be symmetric. Now मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के बारे में बताया. अगर ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स है, सपोज 3,4, 5,6 ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स है, अगर इन सबका उल्टा ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट है, सपोज 4,3, 6,5 and etc., then R is said to be a symmetric relation. Understood? Now let's move on to the next type of relations. What is it? Transitive relation. अब ये क्या है? अगर A, B एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है R में और B, C भी एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है R में, तो हम क्या, तो A, C भी और एक A, C भी अगर एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट रिलेशन R में, then R is said to be a transitive relation. अर्थात क्या है? देखिए A, B, ओके, ये एक ऑर्डर पेयर है और एक ऑर्डर पेयर है B, C, ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों ऑर्डर पेयर का, पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दे आर सेम. देन if we form an ordered pair using the first element of the first order pair and the second element of the second order pair, that is A, C, then if this order pair is also present in the relation, then R is said to be a transitive relation. For example, अगर 1,2 एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है और 2,3 एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, so अगर 1,3 एक ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट रहा, then R is said to be a transitive relation. Now, as I said in case of symmetric, this applies to all these types of order pairs present in the relation. Okay. Now let's move on to what is called identity relation. अब एक identity relation ऐसा relation है जिसमें जो सारे order pairs है, अगर उन सारे order pairs के first element और second element same है, then it is known as the identity relation. अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है that the domain and range of an identity relation are same. Okay, they're equal. Now let's move on. What is the next type of relations? R is said to be an equivalent relation if and only if it is reflexive, it is symmetric, it is transitive. मैंने जो पहले तीन टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर एक रिलेशन इन तीनों के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, लेट्स मूव. अब हम थोड़ा और टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं. देन व्हाट इज एन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन? एन इनवर्स अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन if and only if
it is defined as b comma a such that a comma b belongs to R. तो इससे हम ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? सपोज एक रिलेशन है R और हम R का इनवर्स रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो R का इनवर्स रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा? जिसके वो R का इनवर्स रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसके सारे ऑर्डर, जिसमें जो ऑर्डर पेयर्स है ना, उनके जो एलिमेंट्स है they are same as the corresponding ordered pairs of the relation R, but the position of the elements are interchanged. अर्थात अगर R में सब R एक रिलेशन है जिसमें सपोज एक ऑर्डर पेयर है 1,2, then R इनवर्स में एक ऑर्डर पेयर will be present which is 2,1. ओके, और अगर ऐसे ही अगर R में एक प्रेजेंट है 5,6, तो R इनवर्स में एक ऑर्डर पेयर रहेगा 6,5. समझे? अर्थात अगर हम इसे देखें तो इट इज तो ये R इनवर्स इज अ काइंड ऑफ मिरर इमेज ऑफ द रिलेशन ऑफ इज अ काइंड ऑफ मिरर इमेज ऑफ द रिलेशन R in which the elements of the ordered pairs are same but the position are interchanged. Understood? Okay. अब हम आते हैं composition of relations में. अब एक composition of relations क्या होता है? चलिए देखते हैं. Let R and S be two relations from set A to set B and from set B to set C respectively. Then we can define a relation S composed over R from A to C such that A comma C belongs to S composed over R such that A comma B belongs to R and B comma C belongs to S. So अर्थात क्या है? सपोज एक R रिलेशन है जो सेट A से सेट B तक, सेट A से सेट B में जाता है, और एक S रिलेशन है जो सेट B से सेट C तक जाता है. तो अगर हम S कंपोजिशन R करें, देन एक ऐसा देन उसका जो रिजल्टेंट रिलेशन है वो सेट A से सेट C में जाएगा, और इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे ना, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेशन R के हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और इनका जो सेकेंड एलिमेंट है वो रिलेशन S के हर ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट होंगे. ओके, अंडरस्टूड? ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं the composition of relations R and S. अब these are not, and now and we have to also mention this, that this composition is generally not commutative, but obviously exceptions are also there. So we can't comment on the fact that it is always non-commutative. It is generally non-commutative. Okay. अब हम आते हैं functions पे. So what are functions? अब हमने क्या पढ़ा था रिलेशंस के बारे में. रिलेशंस इज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट. अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है एक रिलेशन. अब इन रिलेशन के अंदर ही एक स्पेसिफिक भाग होता है एक फंक्शन. अब ये फंक्शन क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. ओके, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. लेट्स रीड व्हाट इज written here. A relation F from a set X to a set Y is said to be a function if every element of set X has one and only one image in set Y. अर्थात क्या है? सपोज एक रिलेशन F को हम एक फंक्शन तभी कह सकते हैं सपोज जब उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म होते हैं ना, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए. इसका मतलब अगर हम डोमेन और रेंज की तरफ से एक्चुअली देखिए, सो एक एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन कैन फॉर्म ओनली वन ऑर्डर पेयर एंड दैट टू विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज. अंडरस्टूड? अर्थात अगर डोमेन, इसका मतलब क्या है? अर्थात ये जो डोमेन है सपोज एक्स, उसमें सपोज एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और एक डोमेन और जो रेंज है उसमें सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स है. सो एक रिलेशन के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि ए जो है वो जितने चाहे एलिमेंट्स के साथ रेंज के उनके साथ वो ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं एक रिलेशन के क्षेत्र में. बट इन केस ऑफ अ फंक्शन, वो जो डोमेन में एक एलिमेंट है ए, इट कैन फॉर्म an ordered pair, it can form an ordered pair, okay, एक ordered pair, and that too with only one element of the range. Suppose C, A comma C यही रहेगा,
and there will be no other ordered pair such that their first element is A. Okay, understood? Let's move to the next part. Now, what is a real function? So, a real function is a function which either has R as its domain or is or one of its either has R as one of its either has R or one of its subsets as its range. ओके सो अब एक पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज, इट इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन. अर्थात अगर एक फंक्शन का जो रेंज है वो रियल नंबर्स हो या फिर रियल नंबर्स का जो सेट है उसका कोई सबसेट हो, देन उस फंक्शन को हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, फर्दर अर्थात एक रियल वैल्यूड फंक्शन का अगर डोमेन भी रियल नंबर्स हो और सम सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स हो, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन. इससे हमें क्या समझ में आता है? अ रियल फंक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, अब मैं एक और बात बताता हूँ आप लोगों को अबाउट व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज. ओके, सो हम अगर पहले पार्ट में जाए तो इससे हमें देखने को मिलेगा एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ कोलोन एक्स एरो वाई, अर्थात अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई. ओके, अब क्या है that this x is known as the domain of function f. ओके, तो अब क्या हमें फंक्शन के बारे में एक और बात पता है कि फंक्शन की जो डोमेन के जो सारे एलिमेंट्स है ना, they have one image in the range. They have only one image. Okay, एक से कम भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं. अर्थात each and every element of the domain has an image in the range. Okay, अब ये y क्या है? अब हम ये दिखाते हैं that set x to set y, जो ये जो फंक्शन f है ये जाता है फ्रॉम सेट x टू सेट y, अर्थात x के जो एलिमेंट्स है उनके इमेजेस रहेंगे सेट y में. बट ये कोई मायने नहीं रखता दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट y विल हैव अ प्री इमेज इन सेट x. अर्थात सेट x के जो सारे एलिमेंट्स है they will have an image in set y, but that doesn't mean that the number of images of the elements of set x is equal to the number of elements of set y. अर्थात y is not the range, y is the codomain. कोडोमेन क्या है? कोडोमेन is a set such that उसमें जो सेट x है उसके सारे एलिमेंट्स के जो इमेजेस है वो they are the subset of set y. Okay, so set y is not known as the range. A subset of set y is a range, and set y itself is the codomain of f. Now let's move on to the types of function. Types of functions क्या है? अब functions के कितने types हो सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि एक दिया हुआ है मैंने पिक्चर ऑफ अ फंक्शन. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं दैट एफ जो a1 है इसका एक एलिमेंट इसका जाता है b2 पे, और a2 है इसका आता है b1 में, a3 इसके आता है b4 में, और a4 इसके आता है b3 में. ओके, अब हम f को एक 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन कब कहते हैं? 1-1 या इंजेक्टिव एक ही मीनिंग है. तो 1-1 फंक्शन हम f को तभी कहते हैं इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b. अर्थात ए के जो सारे एलिमेंट्स है ना उनके जो इमेजेस है दे आर ऑलवेज डिफरेंट. सपोज ए का एलिमेंट लेते हैं a1. ओके, a1 का इमेज क्या है? b2, और a2 का इमेज क्या है? b1. अगर a1 और a2 इनके इमेजेस सेम होते हैं, दैट इज b1 और b2 और b3 और b4 anyone, then f would not have been an 1-1 or injective function. Okay, since if f is an injective or 1-1 function, hence
ए के जो सारे एलिमेंट्स है दे हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, अर्थात उनके इमेजेस कभी सेम नहीं हो सकते। अगर हम इसे फंक्शन फॉर्म में देखें देन एफ ऑफ ए वन इज नेवर इक्वल टू एफ ऑफ ए टू। ओके, अंडरस्टूड। चलिए जाते हैं अब ये मेथड्स टू चेक वन वन फंक्शन है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम फाइनाइट सेट ए इनटू फाइनाइट सेट बी। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हम कितने वन वन फंक्शंस हम बना सकते हैं एक सेट ए से सेट बी तक, और हाँ ये दोनों फाइनाइट सेट है। ओके, सो यहाँ पर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। एन कार्डिनैलिटी ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी परम्यूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इतने सारे वन वन फंक्शन सेट ए से सेट बी में जा सकते हैं इफ एंड ओनली इफ एन ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ ए, अर्थात कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए then there can't be even there can't be any one one function from set A to set B। अब many one function क्या है? वन वन फंक्शन का उल्टा, अर्थात इसमें two or more elements of A have the same image in B, अर्थात A के जो एलिमेंट्स है इन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस नहीं होते। अर्थात मैंने जो बताया था f of A1 can be equal to f of A2 or A3 or A4 or A5 anyone। okay, so let's move on to the next part। the next part is on to function और surjective function। अब ये surjective function क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि the codomain is always not the range। the range of a function f is a subset of the codomain। okay, अब when do we call a function f to be an onto function? हम फंक्शन f को onto फंक्शन तभी बुलाते हैं जब उस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज आर इक्वल सेट्स। समझे? मतलब रेंज और कोडोमेन जब सेम हो जाता है। अगर हम यहाँ पर जो लिखा है उसे हम पढ़े, f is said to be an onto function or surjective function if each element of B has its preimage in A। ओके, अंडरस्टूड, समझे? चलिए अब बात यह है कि हमने जो पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ डिस्टिंक्ट प्रीइमेज इन ए। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑनटू फंक्शन है। एक ऑनटू फंक्शन वैसा भी हो सकता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ ए do not have, or different elements of A do not have distinct images in B, yet all the different elements of B or the codomain has its pre-image in A, one or more distinct pre-images। okay, तो चलिए अब ये क्या है? मेथड ऑफ चेकिंग ऑन टू फंक्शन। ये थोड़ा अलग है, ये ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाने का है, छोड़ दीजिए, जमेला नहीं है। ये मैंने बोल ही दिया है, वो रेंज ऑफ एफ एक्स इज सेम एज द कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। ओके, अब हम थोड़े ग्लॉसरी टाइप है यहाँ पर। ये क्या है लिखा है? एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज ऑन टू। ओके, अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमको क्या पता है? अ फंक्शन विच रिलेट्स सपोज x cube plus 2x square plus x plus 1, this is a polynomial function। okay, अब हम क्या देख सकते हैं? what is the degree of this polynomial function? ये क्या है? fx equal to x cube plus 2x square plus x plus 1, इसका जो डिग्री है यह है 3 is odd। तो यहाँ पर क्या बोला है? एनी polynomial function of odd degree is always on to। अर्थात अगर कोई भी polynomial function हो जिसका जो डिग्री है वो ऑड नंबर है तो वो ऑलवेज एक ऑन टू फंक्शन होता है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A to फाइनाइट सेट B। सो इफ number of onto functions that can be defined from finite set A containing n elements onto a finite set B containing 2 elements। okay, 2 elements, okay, it is equal to 2 to the power n minus 2। okay, now I should also mention here that
नेक्स्ट नहीं, चलिए ये वाला ठीक है, टू द पावर n minus 2. So now let's move on to the next one. If n of a cardinality of A is greater than or equal to cardinality of B, then the number of onto functions is 0. समझे? अर्थात जो हमने पहले वाला किया, इससे पहले हमने क्या किया, फाइनाइट सेट ऑफ A containing n elements onto finite set of B containing 2 elements, इनके बीच में onto functions कितने हो सकते हैं, 2 to the power n minus 2. अर्थात n is not greater than or equal to 2, अर्थात n is less than 2. ओके, नाउ अब हम थोड़ा जनरल फॉर्म में देखते हैं. अगर n या 2 थोड़ा इतनी आसान ना दिया रहे, सपोज थोड़ा बड़ा नंबर दिया रहे या फिर थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिया रहे, तो हम हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ onto functions of one from one set A to another set B. So our cardinality of A is m and the cardinality of B is n and m is less than n, obviously क्योंकि हमने पहले पॉइंट में, पिछले वाले पॉइंट में देख लिया है. Then the number of onto functions from A to B is n to the power m minus nc1 n minus 1 whole to the power m plus nc2 n minus 2 whole to the power m minus dot 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 m less than n. समझे आप लोग? ठीक है. तो अब और एक क्या है, इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन अर्थात क्या, दैट द रेंज ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ fx, अर्थात वो एक इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ fx है. ओके, तो आई एम सॉरी, प्रॉपर सबसेट ऑफ fx है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बाइजेक्टिव फंक्शन. अबे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वेरी इजी. इफ अ फंक्शन इज 1 1 as well as onto, then it is said to be a bijective function. Okay, अब एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, लेट्स रीड दैट. वो क्या है, अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, then both the sets have the same number of elements. समझे? अगर एक फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B is bijective, then the cardinality of set A is equal to the cardinality of set B. Okay, now एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, और वो है कि if the cardinality of two sets are equal and it is m, then the number of bijective functions from A to B is m factorial. अर्थात हमने पहले वाले में ही देख लिया that two sets have to, in order to अगर दो सेट के बीच में एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना चाहते हैं हम, तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए. ठीक है, सो ए का सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और b का सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स bm है, दैट इज देयर इक्वल. सो देन द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम a टू b, अर्थात a से b तक जाने वाले जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन हम फॉर्म कर सकते हैं, इट इज m फैक्टोरियल. ओके, चलिए अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में. सो हमने कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस देखा पे का, एंड और ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. सो इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट? नो, सिंस अ फंक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ रिलेशन, हेंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलमोस्ट सेम एज द कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस. क्या है, सपोज एक f है, एक f फंक्शन है जो जाता है फ्रॉम सेट A टू सेट B, अर्थात जिसका डोमेन है A और कोडोमेन है B, और G एक फंक्शन है जिसका डोमेन है B और कोडोमेन है C. ओके, देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f and G is denoted by G of f और G composed f such colon A to C. अब ये G composed f से हम जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है हमें, इसका डोमेन is the domain of the function f and its codomain is the codomain of function g. Okay, it is defined as g bracket में f of x, अर्थात और ये x belongs to set A जो fx का डोमेन है. अर्थात क्या है, इस g ब्रैकेट में जो fx है, अर्थात g में जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, that will be the image of the element x in B with respect to function f. इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो G में जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो fx के कोडोमेन से आएगा, और वो क्या है B,
अर्थात हम अगर देखें तो इसमें जो वैल्यू आ रहा है दैट इज फ्रॉम सेट बी, और सेट बी क्या है, सेट बी इज द डोमेन ऑफ जी, अर्थात जी में जो वैल्यू आ रहा है इट इज ऑल्सो इट इज कमिंग फ्रॉम इज डोमेन बी। तो जी ऑफ ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू एंटर करेगा, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अर्थात जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा फॉर अ पर्टिकुलर एक्स, it comes from the codomain of G, that is C. Hence we can understand this quite well that G of f of x, इसका जो डोमेन है ये A है और कोडोमेन है वो C है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ एक और पॉइंट है, G of f is defined if only if fx is an element of domain of G। जो मैंने पहले वाले में बताया दैट fx जो है इसका fx जो वैल्यू रिटर्न करता है ये डोमेन ऑफ जी में प्रेजेंट है, देन ओनली कैन जी ऑफ f फॉर पर्टिकुलर x एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज इट? जनरली g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, अर्थात ये जो कंपोजिशन का ऑपरेशन है ये जनरली नॉन कॉम्बिनेटिव होता है, जो हमने देखा था इन केस ऑफ रिलेशंस। तो मैंने बोला था दैट रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस ऑफ फंक्शंस जो है दे आर वेरी सिमिलर। ओके, इसी वो हम इसी में समझ ले सकते हैं इन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो गाइस, हम लोगों का आज का क्लास खत्म हो गया, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का लास्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास था और ये खत्म हो गया। सो वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो आपको कैसा लगा क्लास, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनके I will answer those as quickly as possible. And if you like this video, please like दे दो, share this and subscribe to our channel, and stay tuned for more educational videos, and thank you.